निदान निकल गया। और बहुत बहुत स्वागत है मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर और हिंदी विभाग की तरफ से इस 14 दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का ये दूसरा दिन है और दूसरे सत्र के अंतिम वक्ता हैं आप। और बहुत ही, चूंकि मेरा जो अनुभव है कि जब भी मैं दीदी से मिलता हूँ या फिर जितनी बार हम लोग कहीं संगोष्ठी या विभाग में, आप हमारी जो विभाग के पीएचडी कमेटी की एक्सटर्नल मेंबर भी रही, तो आपके पास बातें बहुत हैं और गांधी से संबंधित छोटी छोटी कहानियां इतनी अधिक हैं कि क्या कहा जाए। और नॉर्थ ईस्ट से संबंधित तमाम, मतलब हर क्षेत्र पर आपका एक तरीके से अधिकार है। तुलनात्मक साहित्य की आप विद्वान हैं। बांग्ला हिंदी विषय पर आपका महत्वपूर्ण काम है। काजी नजरुल इस्लाम और रविन्द्रनाथ जैसे साहित्यकारों को पर के की आप आधिकारिक विद्वान हैं। प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में की आप पूर्व प्रोफेसर, अध्यक्ष और संकायाध्यक्ष के रूप में आपने अपनी सेवा दी है। और चूंकि मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है आपके साथ पीएचडी कमेटी में, हमने बहुत कुछ सीखा। और कई बार मैं और दीदी कुछ ऐसे सिचुएशन होते थे कि हम लोग उस पर सोचना छोड़ देते थे, इसलिए क्योंकि तनुजा दी है, वो आ रही है, बस हो जाएगा। तो बहुत कुछ सीखा। इस समन्वयक द्वय की तरफ से आभासी पटल पर आपका स्वागत है। औपचारिक स्वागत राशि दी करेंगी। और स्वागत है दीदी आपका। बहुत स्वागत तनुजा दी, आपको सादर नमस्ते, अभिवादन। और राम प्रवेश जी ने बिल्कुल सच कहा है। मैं अपने और अपने सह समन्वयक डॉक्टर राम प्रवेश जी के साथ तो है ही, साथ साथ उन 110 प्रतिभागियों की ओर से भी आपका स्वागत करती हूँ जो आज इस आभासी पटल पर आपसे जुड़े हुए हैं और आपको सुनेंगे। मैं अपने प्रतिभागियों से ये बताना चाहती हूँ कि प्रोफेसर तनुजा मजुमदार आप ये समझे कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र की एक बहुत बड़ी व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने अरविंद दर्शन, गांधी दर्शन जैसे उन विषयों को पढ़ा है, उन विषयों पर मनन किया है और उनको साहित्य के साथ जोड़ने की कोशिश की है, जो हिंदी साहित्य के सामान्यतः पढ़ने लिखने वाले जिनसे चूक जाते हैं। तो उन विषयों से जुड़ने के कारण और विशेषकर बांग्ला धरती से होकर के नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम उत्तर पूर्व की धरती कहते हैं, उत्तर पूर्व की धरती के हाशिए के स्वरों को हिंदी साहित्य में ले आना, अनुवादों के माध्यम से ले आना, तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से स्पष्ट करना, इस दिशा में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। और इनके साथ काम करते हुए इस बात का अनुभव होता है कि व्यक्ति का साहित्य या व्यक्ति का अध्ययन तब जाकर के परिपूर्णता पाता है, तब जाकर पुष्ट होता है, जब उसके पीछे उसकी वैसे ही ईमानदार, उसका उतना ही ईमानदार व्यक्तित्व, उसकी इतनी ही ईमानदार अंतर्भावना कार्य करती है। तो प्रोफेसर तनुजा मजुमदार के जीवन में हमने हमेशा इस बात को देखा है। और ये बताते हुए मैं 1 सेकंड का समय लूंगी, ज्यादा नहीं तनुजा दी, आपसे अनुमति लेकर, कि रिटायरमेंट के बाद जब व्यक्ति अवकाश प्राप्त करता है, अभी बस तुरंत ही इन्होंने अवकाश प्राप्त किया है, अवकाश प्राप्ति के बाद मैंने अपने जीवन में जितने लोगों को देखा है, प्रायः उनकी योजना ये रहती है कि अवकाश लेने के बाद तुरंत कहीं घूमने जाएंगे, कोई विदेश घूमने जाता है, कोई कहीं और जाता है। लेकिन इन्होंने अवकाश प्राप्ति के बाद पौंडीचेरी का रुख किया और अपने जीवन में जो समय नहीं मिल पा रहा था निरंतर साधना के लिए, शांति के लिए, ध्यान के लिए, उस दिशा की छूट हुई। तो ये इनके व्यक्तित्व की उस गहराई को बताता है, जो गहराई भारतीय ज्ञान परंपरा को समझती ही नहीं, जीती है। जो गहराई भारतीय संस्कृति के, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे वह दक्षिण भारत के अन्य प्रांत हो, इनके बीच के एकात्म बोध को महसूस करती है। तो ऐसे गहरे व्यक्तित्व की स्वामिनी और विदुषी प्राध्यापिका, बड़ी खुशी है दीदी कि आप हम लोगों के इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की प्रथम महिला व्याख्याता है और मैं प्रोफेसर तनुजा मजुमदार जी का स्वागत करती हूँ। यद्यपि विद्वता की दृष्टि से पुरुष या स्त्री में बांटने का कहीं कोई आस्थान नहीं रह जाता है, लेकिन अचानक मुझे कहते कहते ध्यान आया
आपका हार्दिक स्वागत। आज फिर आप हमारी तारणहार बनी, जब हमें समय को संयोजित करने में कुछ असुविधा आ रही थी तो आपने सहर्ष अपनी स्वीकृति दी। तो इस प्रकार के अनेक अवसरों की कड़ी में ये एक अवसर जुड़ा। आपका बहुत स्वागत है दीदी। मैं आपको सौंपती हूँ अपने प्रतिभागियों को। आप अपने विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। इनका विषय है स्वाधीनता आंदोलन में छायावादी कवियों का योगदान। छायावादी कवियों की राष्ट्रीय चेतना को लेकर के आप अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री और राम प्रवेश। आप दोनों ने इतनी ज्यादा प्रशंसा कर ली कि आप मेरे लिए अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही जितने भी प्रतिभागी हैं, आप सभी को नमस्कार, नमन आपको। जैसा कि मेरा विषय, नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं आज का जो मेरा विषय है, स्वाधीनता आंदोलन और सांस्कृतिक जागरण, इन दोनों में छायावाद का क्या अवदान है। अब छायावाद तो एक बहुत विशाल साहित्य है। सभी को मैं समेट पाऊंगी कि नहीं, मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं, क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं सब पर बातचीत करूं। जब हम स्वाधीनता आंदोलन की बात करते हैं तो मुख्य बात जो आती है कि स्वाधीनता आंदोलन का आधार क्या है। स्वाधीनता आंदोलन का आधार राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय बोध होता है। हमारे देश में राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय बोध ही हमारे देश की स्वाधीनता आंदोलन का आधार हुआ है, बना है। लेकिन कुछ शब्द हैं, सबसे पहले इन शब्दों की जो विडंबनाएं हैं उसको मैं फोकस में लाना चाहती हूँ। भारत एक विशाल देश है और भारत का स्वाधीनता आंदोलन अन्य देशों के आंदोलन से कई अर्थों में अलग है, क्योंकि ये आंदोलन केवल स्वाधीनता आंदोलन नहीं था, यह एक सांस्कृतिक आंदोलन भी था। हम अगर अन्य देशों के साथ इसकी तुलना करें तो ये बात बहुत साफ हो जाती है। सबसे पहले मैं जो कंसेप्ट है राष्ट्रीयता की, नेशनलिज्म की, वैसे राष्ट्र शब्द हमारे लिए नया नहीं है। हमारे वेद के कई सूक्तों में, यहाँ की पौराणिक सूक्तों में राष्ट्र शब्द का कई बार प्रयोग आया है, हमें ये मिलता है। राष्ट्र शब्द हमारे लिए नया नहीं है। लेकिन क्या राष्ट्रीयता नेशनलिज्म के ही बराबर है? नेशनलिज्म से जो अर्थ निकल कर आता है या नेशनलिटी से जो शब्द निकल कर आता है, क्या वही अर्थ व्यंजित करता है राष्ट्रीयता? इसके लिए मैं यूरोप का उदाहरण देती हूँ। यूरोप में राष्ट्रीयता का अर्थ है वन नेशन का कंसेप्ट है। अगर वो वन नेशन है तो वन लैंग्वेज और वन रिलीजन, यानी एक राष्ट्र है, उसकी एक भाषा है और एक ही धर्म है। जैसे अगर जर्मनी है तो वो जर्मन भाषा है, ईसाई धर्म है, एक ही भाषा है और एक ही धर्म है। इंग्लैंड है तो इंग्लिश है और वो ईसाई है। अगर वो कोई मुस्लिम देश भी है, अरब है, तो उसकी अरबी भाषा है, एक ही धर्म है, इस्लाम है। इसके विपरीत है भारत में एक धर्म नहीं है, ये बहुधार्मिक देश है, बहुधर्म है, बहुभाषी धर्म है। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम लोग इसको और भी स्पष्ट करें तो यहाँ बहुराष्ट्रीयता है। मैं इसी बहुराष्ट्रीयता को ही ज्यादा फोकस में लाना चाहती हूँ। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने अपनी दृष्टि से भारत को आंकने का प्रयत्न किया। वही उनकी दृष्टि थी, वन नेशन और वन लैंग्वेज। वो भारत में आए तो सबसे बड़ी बात तो जो खटकी उन लोगों को, इस देश का नामकरण किसी भाषा के आधार पर नहीं हुआ। जैसे इंग्लैंड इंग्लिश भाषा, जर्मनी भाषा, फ्रांस फ्रेंच भाषा, लेकिन भारत नाम की कोई भाषा तो है नहीं इस देश में, लेकिन इस देश का नाम तो भारत है।
अब जब भारत है इस देश का नाम, मतलब ये एक अद्भुत बात है कि भाषा के आधार पर इस देश का नामकरण नहीं हुआ। तो इस देश की वो वन लैंग्वेज कौन सी है, एकभूत भाषा कौन सी है, इसको लोगों ने तलाशा और वो हैरान हुए कि इस देश में बहुत सारी भाषाएं हैं। तब तो ग्रेटर इंडिया था, पूरा पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश, बर्मा का भी कुछ अंश भारत का अंग था। इस ग्रेटर इंडिया में इतनी भाषाएं हैं, प्राचीन बोलो, मध्यकालीन, आधुनिक, वो इस भूल भुलैया में खो गए, लेकिन उनको एक ही भाषा तलाशनी थी। तो उन्होंने, जिसको आप लोग जानते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन का बहुत बड़ा काम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और उन्होंने भारत के हर क्षेत्र की भाषा पर उनका बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च है। फिर बेबर का भी बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च है। तो इन लोगों ने, अंग्रेज जो विद्वान है, उन लोगों ने पूरे इतिहास को खंगाल कर, पूरे देश का भ्रमण करके वो एक सिद्धांत पर पहुंचते हैं कि भारत की एक भाषा है जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य भारत में हर जगह पाई जाती है, और वो है संस्कृत भाषा। तो उसको तब उन्होंने कहा कि भारत की एक ही भाषा कौन सी रह गई, हुई संस्कृत। पर संस्कृत में आधुनिक साहित्य का निर्माण नहीं होता है, तो इसलिए वो प्राचीन संस्कृत को वो खंगालने लग गए। अब फिर से वो दुविधा में पड़ गए। संस्कृत साहित्य इतना विशाल, इतना व्यापक, जिसका कोई आर पार नहीं। इससे उनके स्वाभिमान को बड़ा ठेस पहुंचा, उनके आत्म गौरव को ठेस पहुंचा। वो समझते थे कि यूरोपीय साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है, यूरोपियन भाषा ही विकसित भाषाएं हैं। अब उनको एक ऐसी भाषा मिल गई जो उनकी भाषाओं से भी कहीं अधिक वैज्ञानिक, अधिक विकसित है, और जिसका विपुल साहित्यिक संभार है। लेकिन चूंकि वो शासक थे, हम शासित थे, शासित को महान कह देना इस उनकी नीति के खिलाफ था। तो उन्होंने कहा कि संस्कृत में जितना भी साहित्य उपलब्ध होता है, वह उपलब्ध होता है धार्मिक साहित्य। अतएव रामायण महाभारत को उन्होंने धार्मिक साहित्य कहकर नकार दिया। केवल उन्होंने कालिदास, भवभूति, दंडी, कुछ चुने हुए संस्कृत के विचारकों को सामने रखा, साहित्यकारों को सामने रखा, और संस्कृत साहित्य को सीमित कर दिया और कहा यही भारतीय साहित्य है, मतलब इंडियन लिटरेचर है। यानी हमारा पूरा भक्ति साहित्य चला गया खारिज, क्योंकि वो धार्मिक साहित्य है। आदिकालीन साहित्य भी गया। आधुनिक साहित्य को वो, चूंकि इसको उन्होंने वर्णकुलर लैंग्वेज कहा, हमारी आज की भाषाओं को उन्होंने कहा ये नेटिव लैंग्वेज है, वर्णकुलर, देशी भाषाएं हैं, और देशी भाषा का कोई साहित्यिक मूल्य नहीं है। तो ये आप देखिए, ये भारतीयता जो है, भारतीयता, इसको समझने में उन्हें कितनी परेशानी हुई, और इसको जब वो समझ पाए हैं तो उसको संकुचित कर कर सामने रखने के लिए भी उन्होंने कई तरह के रास्ते निकाल लिए। वास्तव में भारतीयता एक बहुत व्यापक शब्द है, जो बहुराष्ट्रीय, बहुधार्मिक, बहुधर्म, बहुभाषी एक सत्ता है। एक केवल एक भौगोलिक सत्ता नहीं है, एक आत्मिक सत्ता है। तो जाहिर है इसका स्वाधीनता आंदोलन भी वैसा नहीं है जैसा हम अन्य देशों में देखते हैं। अब इसके लिए जैसे कि अब इसको मैं थोड़ा और स्पष्ट करना चाहती हूँ। आप जब यूरोप को देखते हैं तो वहाँ फ्रांस, जर्मन, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, कई सारे देश हैं, और लेकिन इन देशों में एक आपसी संबंध है, पर इनकी अपनी सत्ता बहुत, हर देश की बहुत मजबूत है। जो फ्रेंच है वो कभी इंग्लिश नहीं बोलेंगे, जो जर्मन है वो कभी फ्रेंच नहीं बोलेंगे, वो अपने ही क्षेत्र की भाषा पर ही ज्यादा फोकस करेंगे, और इन सब को मिलाकर बनता है यूरोपियन यूनियन। भारत में अगर आप कंपेयर करें तो भारत में भी कई प्रांत हैं, और कुछ प्रांत तो इतने बड़े हैं कि पूरे यूरोपियन यूनियन को संभाले। अब उत्तर प्रदेश की तुलना अगर जर्मनी से या फ्रांस से करें तो फ्रांस एक छोटा सा अंग बनेगा उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश को मैं, चूंकि उस समय की बात कर रही हूँ ब्रिटिश साम्राज्य की, तब उत्तराखंड नहीं बना था। बिहार कितना बड़ा प्रदेश था, मध्य प्रदेश कितना बड़ा, बंगाल कितना बड़ा,
कई सारे यूरोपियन यूनियन समा सकते थे इस भारतवर्ष में। तो लेकिन यूरोपियन यूनियन में उनके हर देश की एक स्वतंत्र सत्ता है। भारत में ये जो विभिन्न प्रांत थे, इन प्रांतों की अपनी भाषा थी, अपने साहित्य की एक समृद्ध 1000 वर्षों की एक परंपरा थी, और इस थी तो नहीं कहूंगी, है, और इसके साथ उसका एक गौरवपूर्ण इतिहास है। चाहे आप मराठा साम्राज्य को लीजिए, या मुर्शिदाबाद का पूरा बंगाल साम्राज्य लीजिए, या कश्मीर को लीजिए, पंजाब को लीजिए, इन सब का अपना जिस तरह का राजनीतिक इतिहास है, सांस्कृतिक इतिहास है, भाषा है, समृद्ध साहित्यिक परंपरा है, ये एक एक इंडिविजुअल एक सत्ताएं हैं। लेकिन इन सब में आपस में जितने भी प्रांत है, ये एक सूत्र में बंधे हुए थे। ये चीज हम यूरोपियन यूनियन में नहीं पाते हैं। ये चीज, ये जो विशेषता है, या अन्य राष्ट्रों में भी हम नहीं पाते हैं कि इतने बड़े बड़े प्रांत जो है, जो एक और से वो स्वतंत्र है, तो दूसरी ओर वो पूरे भारत से जुड़े हुए हैं। सवाल ये है, वो कौन सा सूत्र था जो इतने बड़े विशाल भारत को आपस में बांधे हुए था? वो सूत्र हमारी भारतीय संस्कृति थी। और भारतीय संस्कृति का जो मूल जो भाव है, या हम कह सकते हैं मूल जो स्वर है, वो है अनेकता में एकता की खोज। हम अनेक हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं। हमारी भाषाएं अनेक है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी भाषाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। हमारे धर्म अनेक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। हमारा साहित्य अनेक है, लेकिन फिर भी हमारे साहित्य में लगातार आदान प्रदान हो रहा है। आप अगर दक्षिण भारत के साहित्य को देखें, तो जो तमिल में लिख रहा है उस समय मध्यकाल या प्राचीन काल में भी, तो जो तमिल में लिख रहा है वो कन्नड़ में भी लिख रहा है, वो मलयालम में भी लिख रहा है, वो तेलुगु में भी लिख रहा है, वो संस्कृत में भी लिख रहा है। उसी तरह आप हिंदी में देखिए, तुलसीदास ब्रज भाषा में भी लिख रहे हैं, अवधी में भी लिख रहे हैं, अमीर खुसरो तो कितनी सारी भाषाओं में लिखा है। अभी सुंदरदास पर मेरे रिसर्च स्कॉलर ने बहुत बड़ा काम किया है, तो हम सुंदरदास पर की ग्रंथावली को देखते तो हैरान हो जाते हैं। अरबी, फारसी, उर्दू, राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज, मागधी, कितनी सारी भाषाओं में उन्होंने रचनाएं की है। मेरा कहने का मतलब है, भाषा कोई व्यवधान इस देश में नहीं रहा है। भाषिक आदान प्रदान लगातार चलता रहा है हमारे मध्यकालीन भारत, प्राचीन कालीन भारत में और आधुनिक भारत में। तो इस तरह से अनेकता में एकता, यही मूल स्वर रहा है भारतीय संस्कृति का। और दूसरा जो मूल स्वर रहा है भारतीय संस्कृति का, वो है सह अस्तित्व की रक्षा। अनेक धर्म है, हर धर्म का अपना अस्तित्व है, लेकिन हम एक साथ साथ ये धार्मिक संप्रदाय रहते हैं, उनमें भी आदान प्रदान चलता है। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण तो हमारा तमाम भक्ति साहित्य है, जो धार्मिक सह अस्तित्व की घोषणा करता है। तो ये जो चीजें थी भारत की, ये यूरोपियनों के जो उनका जो इतिहास है, या उनका जो दृष्टिकोण है, उसके लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था। बहुत कुछ ये अलग था। पश्चिम के साम्राज्यवादी शासक इस स्वरूप को उनको समझने में बहुत ही ज्यादा मतलब समय लग गया। तो इससे अब हम इसमें ये जो हमारी संस्कृति की जो बहुआयामी रूप है, एक अनेकता में एकता की खोज और सह अस्तित्व की रक्षा, यही हमारी भारतीय राष्ट्रीयता का भी आधार है। बल्कि हम कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीयता की ये पहचान है। भारतीय राष्ट्रीयता की पहचान उसकी बहुराष्ट्रीयता है। एक ही देश में हम कई सारे राष्ट्र जैसे बने हुए, एक एक प्रांत मानो एक एक राष्ट्र है, और सब में समन्वय है, और सब मिल करके एक देश को बनाते हैं जिसका नाम भारत है। इस राष्ट्रीयता की पहचान उसकी बहुभाषिकता है। इस राष्ट्रीयता की पहचान बहु धर्मों में समन्वय की स्थापना है, या समन्वयकारी
चेतना है। इसलिए जब हम स्वाधीनता आंदोलन की बात करेंगे तो हम इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। अब भारतीय स्वाधीनता जो आंदोलन है उसकी शुरुआत हम मानते हैं कि 19वीं सदी से हुई है। 1857 का जो विद्रोह है वो आजादी की पहली लड़ाई है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से इसको एक राजनीतिक मंच मिला और फिर गांधी जी के आगमन से इसको नेतृत्व मिला। लेकिन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का गहरा संबंध 19वीं सदी की नवजागरणकालीन चेतना से है। बल्कि हम कह सकते हैं कि नवजागरण की चेतना ने ही राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया और राष्ट्र की अवधारणा का निर्माण किया। एक पूरे देश को, जैसे पिछले हमने इतिहास में भी देखा, एक सूत्र में जो पिरोया गया था वो सांस्कृतिक रूप से, लेकिन नवजागरण कालीन में जो चेतना है उसका सबसे बड़ा अवदान है कि केवल सांस्कृतिक रूप से एक देश को, पूरे देश को एक सूत्र में नहीं बना पिरोया गया, बल्कि उसको राजनीतिक रूप से भी एकजुट किया गया, जो उस समय या भारत के इतिहास में एक बिल्कुल नई चीज थी। हम सांस्कृतिक रूप से जरूर एक थे, लेकिन जरूरी था कि हम राजनीतिक रूप से भी एकजुट हो जाए। तो 19वीं सदी का जो नवजागरण है, या 19वीं सदी और 20वीं सदी का जो नवजागरण है, जो मूलतः भारत का सांस्कृतिक जागरण है, उसने उसी सांस्कृतिक जागरण की ही अभिव्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में स्वाधीनता आंदोलन के रूप में हुई। अब मैं 1857 की बात जरा करना चाहती हूँ, जो हमारे देश का प्रथम स्वाधीनता आंदोलन या प्रथम आजादी की लड़ाई मानी जाती है। आप इस पर अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति का जो एक मूल मंत्र था, सह अस्तित्व, उस सह अस्तित्व की बहुत अच्छी अभिव्यक्ति, बल्कि अच्छी नहीं कहूंगी, प्रबलतम अभिव्यक्ति 1857 की इस लड़ाई में हुई थी। यह लड़ाई तो शुरू हुई बैरकपुर से, लेकिन यह लड़ाई खत्म कहाँ होती है? दिल्ली जाकर। यह जो संघर्ष था या जो आंदोलन था वो बैरकपुर से पूरे देश में फैल गया, चाहे वो दक्षिण हो या पश्चिम भारत हो या मध्य भारत हो, और सब एकजुट हो गए। झांसी की रानी, तांतिया टोपे, टीपू सुल्तान, राजा रंजीत सिंह, सब एक हो गए और एक इतना शक्तिशाली प्रतिपक्ष अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया कि अंग्रेजों को हार मानना पड़ा। और ये पूरी जो सेना थी विभिन्न रियासतों की, ये पहुंच गई दिल्ली। दिल्ली पर इन्होंने कब्जा किया और जो सिंहासन था उस पर उन्होंने बहादुर शाह जफर, जो भारत का अंतिम मुगल बादशाह था, उसको कैद से छुड़वाया और उसको गद्दी पर बिठाया। मैं चूंकि सह अस्तित्व की बात कर रही हूँ, अगर हमारे देश में सचमुच हिंदू मुसलमानों में इतना भेदभाव होता जैसा कि आज फोकस में लाया जा रहा है, तो एक बात होती, क्या उस समय झांसी की रानी खुद नहीं सिंहासन पर बैठ सकती थी? या टीपू सुल्तान क्या खुद सिंहासन पर नहीं बैठ सकते थे भारत का दिल्ली जाकर के? उन्होंने उस मुगल बादशाह को, जो कमजोर था, जिसको विलासी माना जाता था, निकम्मा माना जाता था, जो अंग्रेजों के साथ युद्ध हार गया था, उसे क्यों निकाला? वास्तव में उस समय, चूंकि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर लड़ी थी, और उस समय व्यक्तिगत स्वार्थ, प्रांतीय स्वार्थ की कोई बात ही नहीं थी। राष्ट्रीय स्वार्थ ही मुख्य था, राष्ट्रीय हित ही मुख्य था। और मुगल बादशाह के प्रति सभी के मन में जो श्रद्धा थी, जिस सल्तनत के प्रति श्रद्धा थी, यानी भारत धर्मों में विभाजित नहीं था, भारत में तब एक धार्मिक एकता थी। और इस धार्मिक एकता की ही मिसाल 1857 की आजादी की लड़ाई है। और इसमें उन्होंने खुद नहीं बैठ करके बहादुर शाह जफर को आसीन किया और स्वयं उसकी रक्षा में तैनात हो गए। यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था।
ब्रिटिश जो ताकत थी, साम्राज्यवादी जो ताकतें थी, वो भारत के इस रूप से परिचित नहीं थी। राजनीतिक रूप से भारत पर आधिपत्य स्थापित करने में ब्रिटिश साम्राज्य को कोई खास कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से भारत बटा हुआ था, कमजोर था, कई रियासतों में बटा था, एक के बाद एक पराजय होता रहा। और आप देखिए, ठीक 100 साल पहले 1757 में सिराजुद्दौला को मुर्शिदाबाद की पलासी की लड़ाई में हराया गया था। 1757 और 1857 दोनों में 100 साल का अंतर है। 1757 में अंग्रेजों ने बहुत आसानी से तो नहीं, लेकिन उन्होंने राजनीतिक रूप से कमजोर भारत पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। लेकिन 100 साल के बाद 1857 में उन्हें हारना पड़ा इसकी संगठित शक्ति से, और वो शक्ति थी सांस्कृतिक शक्ति। राजनीतिक दृष्टि से भारत जितना कमजोर था, सांस्कृतिक दृष्टि से भारत उतना ही मजबूत था, उतना ही शक्तिशाली था। ये जो उनको धक्का लगा और इस सांस्कृतिक एकता का जो उन्हें आभास हुआ, उसके बाद ही अंग्रेजों ने अपनी रणनीति को बदल लिया। 1857 के बाद हम देखते हैं भारतीय हिंदू युग में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होता है और क्वीन विक्टोरिया का शासन के अंतर्गत भारत चला जाता है। ये भी उनकी एक रणनीति थी। अब उनकी मुख्य रणनीति क्या थी? अंग्रेजों की जो रणनीति थी, भारत की एकजुटता को भंग करना है, तोड़ना है, और इसके लिए हिंदू मुस्लिम भेद को बनाना, हिंदू मुसलमानों को अलग करना है। दूसरी इनकी रणनीति थी इसकी धार्मिक श्रेष्ठता की भाव को आघात करके जर्जरित करना है, क्योंकि ये जितने सांस्कृतिक रूप से एकबद्ध है, उतने ही ये धार्मिक रूप से भी एकबद्ध है। और तीसरी रणनीति क्या थी? इनकी भाषिक एकता को भी खत्म कर देना है। इन पर अंग्रेजी को इस तरह से लादना है कि इनकी भाषिक एकता भी खत्म हो जाए। मुख्य रूप से भारत के भारतीय संस्कृति के सह अस्तित्व की जो अवधारणा है, उस पर चोट करना है। ये जो उन्होंने रणनीति बना ली, इसमें वो सफल भी हुए। अंग्रेजी को उन्होंने लाद दिया, जिससे आज तक हम मुक्त नहीं हो सके। हिंदू मुस्लिम को उन्होंने वर्ग में विभाजित किया। जो एकजुटता हम 1857 की लड़ाई में पाते हैं, वह एकजुटता 1909 में टूट जाती है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय। ध्यान दीजिए, 1905 में जब बंगभंग आंदोलन हुआ, तो इस बंगभंग आंदोलन जो 4 सालों तक चला, उसमें पूरा देश शामिल हुआ। उसमें जरा आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, पूरा देश एकजुट हुआ था 1905 के बंगभंग आंदोलन में, और सभी मिलकर, दोनों संप्रदाय मिलकर लड़े थे। लेकिन 1909 तक आते आते जिस बंगाल को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसी बंगाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और दो वर्ग एक दूसरे से थोड़ा दूर हट गए। और इस तरह से नरम दल जो गरम दल हुआ, ये भी एक महत्वपूर्ण विभाजन हुआ। असहयोग आंदोलन के साथ साथ खिलाफत आंदोलन भी चला। यानी जो हमारा जो एकजुटता की एक परंपरा चली आ रही थी, उस पर आघात हुआ। थोड़ा फिर से परिवर्तन हुआ गांधी जी के आगमन से। 1913 में गांधी जी भारत आए और गांधी जी ने कुछ बातों को लक्षित किया, जहां एक तो हिंदू मुस्लिम एक उनकी नजर में आया कि इसको हमें मजबूत करना है। वहीं पर उन्हें अछूतों की जो अवस्था है या निम्न वर्ग की अवस्था है, उस बात ने उनको काफी विचलित किया। और हरिजन आंदोलन के माध्यम से या अछूत उद्धार आंदोलन के माध्यम से जो पीड़ित और शोषित वर्ग था, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा थी,
उसको उन्होंने संगठित करने का प्रयत्न किया। जिस धार्मिक एकता पर या धार्मिक श्रेष्ठता की भावना पर अंग्रेज आघात कर रहे थे, उसी धार्मिक धर्म से अध्यात्म की ओर गांधी जी लेकर गए और अहिंसा और सत्याग्रह जो भारत की आध्यात्मिक उपलब्धि है उसको आधार बनाकर उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन को माने नेतृत्व दिया। यानी स्वाधीनता आंदोलन को गांधी जी ने आध्यात्मिक चेतना से जोड़ दिया। जरा ध्यान देने की बात यह है कि हमारा जो नवजागरण कालीन आंदोलन था वो भी आध्यात्मिक आंदोलन था। अब इस नवजागरण कालीन आंदोलन की आध्यात्मिकता और स्वाधीनता आंदोलन की आध्यात्मिकता दोनों का समाहार हो जाता है भारतीय गांधी जी के आंदोलन में। लेकिन थोड़ा बहुत जो सांस्कृतिक विरासत हमको भारतेंदु युग में मिल रही थी, जो एकजुटता थी, उसमें थोड़ी बहुत क्षति भी हुई। किस तरह से क्षति हुई इस पर मैं बाद में आ रही हूँ। अब मैं छायावाद की बात करना चाहती हूँ। स्वाधीनता राष्ट्रीयता को मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की। भारतीय संस्कृति किस तरह से अलग है, भारतीय राष्ट्रीयता किस तरह से अलग है और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन अन्य देशों से किस तरह से अलग है, ये मैंने आप जरा स्पष्ट करने की कोशिश की। अब मैं जरा छायावाद पर आती हूँ। छायावाद, जिसको रामविलास शर्मा ने कहा है नव जागरण का तृतीय चरण उत्कर्ष काल, निश्चित रूप से छायावाद नवजागरण कालीन चेतना का उत्कर्ष काल था। जो कमियां स्वाधीनता आंदोलन में हमारे सामने स्पष्ट हो रही थी, उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न छायावादी कवियों ने किया और उन्होंने छायावाद कवियों ने भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को आधार बना करके उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया। जैसे कि छायावाद की अगर हम पूछे मुख्य विशेषताएं क्या है, तो छायावाद की मुख्य विशेषता मानवतावाद है, विश्व मानवतावाद है, आध्यात्मिकता है, वैश्विक बोध है, आत्म चेतना की भावना, आत्म प्रसार की भावना। देखिए ये सारी बातें जो है यही तो भारतीय संस्कृति की विशेषता है, यही भारतीय अध्यात्म की भी विशेषता है। इन्हीं को लेकर छायावादी कवियों ने तत्कालीन सांस्कृतिक आंदोलन को एक नया रूप देने का प्रयत्न किया, उसकी कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया। चारों कवियों को अगर हम सामने रखें, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा, तो सबसे ज्यादा राजनीतिक सचेतनता हमें निराला में पाई जाती है। आप तमाम निराला साहित्य को अगर पढ़ ले, जो 6 खंडों में हमारे पास उपलब्ध है, उसमें 2 खंड कविताओं का संग्रह है और कहानी का संग्रह है, उपन्यास का संग्रह है और 2 खंड जो है उसमें आप अगर ध्यान दे तो उसमें विभिन्न तरह के लेख हैं, संपादकीय टिप्पणियां हैं, लेख हैं, बड़े बड़े निबंध हैं और अधिकांश जो बातें हैं वो भारत की राजनीति पर है। पूरे जैसा कि रामविलास शर्मा ने भी कहा है कि प्रेमचंद और निराला ये सबसे ज्यादा तदयुगीन जो साहित्यिक विमर्श है भारतीय राजनीति पर फोकस करते हैं। अगर निराला का हम पूरा वो देखें कि निराला किस तरह से, निराला तुर्क के आंदोलन पर भी बात कर रहे हैं, उस समय खिलाफत आंदोलन चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, टर्की में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है, टर्की किस तरह से धर्म से मुक्त हो रहा है, धार्मिक कट्टरता से मुक्त हो रहा है, उस पर बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान के युद्ध पर बात कर रहे हैं, मिस्र के युद्ध पर बात कर रहे हैं, पूरे विश्व की राजनीतिक घटनाओं पर वो नजर रखे हुए हैं, भारत की हर राजनीतिक घटना का वो विश्लेषण कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। तो ये चारों कवियों में सबसे ज्यादा प्रखर राजनीतिक रूप से सचेतनता हमें निराला में दिखाई पड़ती है।
अब जैसे कि अभी मैंने कहा कि भारतीय संस्कृति के ही सारे तत्वों को सामने रख करके ही छायावादी कवियों ने स्वाधीनता आंदोलन में जो अपूर्णताएं थी उसको उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया और उसमें उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया। छायावाद की भूमिका का निर्माण होता है आर्य समाज और गांधीवाद से। आर्य समाज ने पूरे उत्तर भारत में जो व्यापक और गहन बड़ा ही प्रभावशाली आंदोलन किया था, उससे हमारी अनेक जिसको कहते हैं रूढ़िगत मान्यताएं टूटती हैं, जड़ताएं टूटती हैं, सामाजिक सुधार की जो गति है वो तीव्र हो जाती है और बहुत सारे सामाजिक सुधार हुए। स्त्रियों को उनके अधिकार देने की बात हुई, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया, धार्मिक पाखंड के विरुद्ध खड़े हुए हैं, मूर्ति पूजा का विरोध हुआ, प्राचीन ग्रंथों के जो महत्वपूर्ण जो पक्ष है उसको उजागर किया। कहा जा सकता है पूरे उत्तर भारत को संगठित करने में आर्य समाज की बहुत बड़ी भूमिका थी। गांधी जी ने आकर के इस उत्तर भारत में जो सामाजिक दृष्टि से काफी संगठित हो चुका था, धार्मिक दृष्टि से बहुत विकसित हो चुका था, एक विकसित चेतना का इस यहाँ प्रसार हो रहा था, गांधी जी ने उसमें अध्यात्मवाद को जोड़ा। पर छायावाद आर्य समाज और गांधीवाद से भी बहुत आगे निकल गया। आर्य समाज में जो कुछ संकीर्णताएं थी और गांधीवादी जो चिंतन में जो संकीर्ण कुछ जो सब थोड़ी बहुत जो संकीर्णताएं थी उनको तोड़ करके छायावाद बहुत आगे निकल गया। सबसे पहले मैं निराला पर बात करूंगी और उसके बाद मैं प्रसाद पर बात करना चाहूंगी। एक में जरा टाइम का भी जरा ध्यान रखना पड़ रहा है। तो निराला ने एक सबसे पहले जो प्रश्न खड़ा किया वो है भारतीय नवजागरण पर। सबसे पहले प्रश्न खड़ा किया। अब तक हम बड़े ही गर्वित थे कि हमारा 19वीं सदी का नवजागरण या 20वीं सदी का नवजागरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे भारत में ये फैल चुका है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो रहा है। क्योंकि निराला बंगाल महिषादल में बड़े हुए थे, कलकत्ता उनकी पहली कर्म भूमि थी, इसलिए निराला बांग्ला साहित्य, बांग्ला की जो नवजागरण कालीन चेतना, इससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। लेकिन निराला बांग्ला साहित्य के प्रशंसक, रविन्द्रनाथ के प्रशंसक होने पर भी वो अंधभक्त नहीं थे। निराला के पास वो दृष्टि थी जिससे वो बहुत गहराई में पहुंच जाते थे और एक ऐसा विश्लेषण करते थे जो उस जमाने में शायद ही कोई साहित्यकार कर सके। और उनके पास वो बुलंद आवाज थी, उनके पास वो हौसला भी था। वो कभी मैं अगर आप बंगाल की संस्कृति के साथ अगर आप परिचित होते हैं तो आप जानते हैं कि बंगाल में तुरंत सांस्कृतिक समालोचना करना या साहित्यिक का समालोचना करना इतना आसान नहीं है। पर निराला ने अपने उस युग में आलोचना की थी भारतीय नवजागरण की। मैं आपको इनका एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है चोटी की पकड़। उस चोटी की पकड़ में शुरुआती जो पंक्तियां हैं वो चौंकाने वाली है। निराला बंगाल के बारे में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं मैं ये जरा पढ़कर आपको सुनाती हूँ इसी किताब से। बंगाल की भाषा और उसका साहित्य संसार में प्रसिद्ध हो रहा है। भारत का सबसे बड़ा विज्ञानवेत्ता, सबसे बड़ा दार्शनिक, सबसे बड़ा पुरातत्व, सबसे बड़ा कवि, सबसे बड़ा रसायनज्ञ, सबसे बड़ा साहित्यिक, सबसे बड़ा चित्रकार, सबसे बड़ा राजनीतिक, सबसे बड़ा चिकित्सक, सबसे बड़ा वक्ता, सबसे बड़ा नट आपको बंगाल में ही मिलेगा। यानी वो बंगाल का इस तरह से परिचय वो दे रहा है। काफी लंबा उनका ये प्रसंग है, काफी लिख रहे हैं। मैं इसको जरा संक्षिप्त करके आपको कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां सुना रही हूँ। उसके बाद वो कहते हैं, लिखते हैं, राजा राम मैंने कई
दूसरे पेज पर राजा राम मोहन राय की प्रतिभा का प्रकाश भर चुका, द्वारका नाथ ठाकुर का जमाना बीत चुका, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद की अति मानवीय शक्ति की धाक सारे संसार में जम चुकी थी। विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की बंगला, माइकल मधुसूदन के पद, बंकिम चंद्र के उपन्यास, गिरीश चंद्र के नाटक जागरण के लिए सूर्य की किरणों का काम कर रहे थे। घर घर साहित्य राजनीति की चर्चा थी। बंगाली अपने को प्रबुद्ध समझने लगे थे। रविंद्र साहित्य के साहित्य का प्रचंड सूर्य मध्य आकाश पर आ गया था। सारे बंगाल पर गौरव छाया हुआ है। यह बंगाल की वो तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। लेकिन अब वो मूल विषय पर आ जाते हैं। मूल विषय क्या है? ये जितनी भी बातें हो रही हैं, जितना भी उत्कर्ष हो रहा है, वो केवल हिंदू समाज में हो रहा है, मुस्लिम समाज में नहीं। उस समय का अगर हम पॉपुलेशन रेशो देखें तो बंगाल में हिंदू और मुसलमान का जो रेशो था वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तो बहुत ज्यादा भेद नहीं था। कहीं कहीं बंगाली अगर 55% थे तो मुसलमान 45%, कहीं मुसलमान 55 या 60% थे तो बंगाली 40%। लेकिन निराला एक बहुत बड़ी बात करते हैं। बंगाल के अब तक के निर्मित साहित्य में इनका कोई स्थान न था। उल्टे मुसलमानी प्रभुत्व से बदला चुकाने की नियत से लिखे गए बंकिम के साहित्य में इनकी मुखालिफत हुई थी। यानी ये जितना जो विकास हो रहा है, उत्कर्ष हो रहा है, साहित्यिक, सांस्कृतिक, है ना, राजनीतिक जो आंदोलन चल रहे हैं, ये सब कुछ एक ही संप्रदाय में हो रहा है, वो हिंदू संप्रदाय। इसमें मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है। निराला चोटी की पकड़ में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। क्या इस नवजागरण को हम भारतीय नवजागरण कह सकते हैं? भारत जिसकी संकल्पना है कि ये बहुभाषा का देश है, बहुधर्मों का देश है, तो उस वहां पर ये एक ही भाषा में के साहित्य की उन्नति हो रही है, एक ही धर्म के धार्मिक संप्रदाय में ही सब कुछ हो रहा है। इसमें अगर इनका योगदान नहीं है तो उस पर विचार करना होगा। और निराला एक दूसरी बात कहते हैं कि भारत की स्वाधीनता में इनका भी समान योगदान अनिवार्य है। इन्हें हमें समेटना होगा, इनको हमें ले आना होगा, इनको दरकिनार नहीं करना होगा, नहीं तो स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई का जो परिणाम निकलेगा, बहुत पहले निराला ने ये बात स्पष्ट रूप है, हमको टुकड़ों में बटी हुई आजादी मिलेगी। 1857 की जो धार्मिक एकता है, जो हम 20वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की रणनीति के कारण खंडित हो जाती है, उसकी ओर निराला लेकर चलते हैं। और उनके कई लेख हैं। आप निराला रचनावली के खंड 5 और खंड 6 का अगर अध्ययन करें तो बहुत सारे लेख हैं जहां पर वो कहते हैं कि हमको रोटी बेटी का संबंध करना होगा, हमें उनके साथ भोजन करना होगा, हमारे अंदर वैवाहिक संबंध स्थापित होनी चाहिए। और यही चीज हम कुल्ली भाट में देखते हैं। जब कुल्ली निराला के कहने पर कुल्ली एक दूसरे तरह का जीवन बिताता है, जिस जीवन का वो आदी था उससे वो बाहर निकल कर आता है, और निराला पाते हैं वो एक मुस्लिम बेवा से वो विवाह करता है और उसको समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब निराला आते हैं और कुल्ली उनके पास जाकर पूछते हैं क्या मैंने कुछ गलत किया है, तो निराला कहते नहीं, तुमने बिल्कुल गलत नहीं किया है। और निराला उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब कुछ दिनों के बाद निराला वापस अपने उस गांव में जाते हैं, तब वो कहते हैं कि मैं कुल्ली को पहचान नहीं पा रहा हूँ, कुल्ली में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। कुल्ली आप अपने सारे बुरी आदतों को छोड़ कर कुल्ली अछूतों उद्धार में लगा हुआ है।
और उनके बच्चों को पढ़ा रहा है। और निराला अपने आप को जब कुल्ली के समक्ष रखते हैं तब निराला को लगता है कुल्ली बहुत आगे नहीं, कुल्ली के अंदर वो तेजस्वीता है, कुल्ली का जो व्यक्तित्व है वो सोने की तरह निखर उठा है। और उन जब छोटे छोटे बच्चों के साथ जिनको कुल्ली पढ़ा रहा है उनसे जब निराला मिलते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब कुल्ली बताता है कि मेरे पास धन का अभाव है, निराला कहते हैं गांधी जी को लिखो, और कुल्ली बताता है कि 100 के ऊपर मैंने उनको लेख लिखा, चिट्ठियां लिखी है, लेकिन कोई सहायता नहीं मिल रही है। तब फिर से एक प्रश्न उठता है कि राजनीतिक नेता सचमुच शोषित वर्ग के शिक्षा के विकास में कितना अग्रसर हुए थे। लेकिन निराला इन सारे प्रश्नों को निराला उठाते हैं तो स्वाधीनता आंदोलन की एक बहुत बड़ी कमी गांधी जी के नेतृत्व में जो थी, जो आंदोलन चला उसकी एक बहुत बड़ी कमी थी। एक तो था कि उसमें जो वंचित वर्ग है उसका योगदान कम था, उन्हें समेटा नहीं गया था। और दूसरी जो कमी थी उसमें मुसलमान पूरी तरह से शामिल नहीं हुए थे, वो अपना एक आंदोलन चला रहे थे। निराला इन दोनों को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ने पर बल देते हैं, केवल जोड़ने पर बल ही नहीं देखते हैं, सृजनात्मक साहित्य की वो रचना करते हैं। जो उनका एक दूसरा फोकस था समाज का यह वर्ग जो सबसे बड़ी संख्या में था। वो कहते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन जो था वो भारत का प्रबुद्ध वर्ग का आंदोलन था, मध्य वर्ग का आंदोलन था, वो निम्न वर्ग का आंदोलन नहीं था। कांग्रेस के पीछे जो फंड आ रहा था वो और उच्च वर्ग की तरफ से आ रहा था, और जो काम कर रहे थे वो मध्य वर्ग के लोग कर रहे थे। यह आंदोलन शहरों तक सीमित था। वो उनका कहना था इस आंदोलन को गांव गांव तक पहुंचाना होगा, एक बहुत बहुत किसानों को जोड़ना होगा, मजदूरों को जोड़ना होगा। इसी पृष्ठभूमि पर हम अगर तुलसीदास को देखते हैं तो जहां पर वो दीन असहाय विवश मूक जो निरुपाय है, पद दलित है, उनके प्रति करुणा से भर जाते हैं तुलसीदास, उनकी चेतना से तुलसीदास जुड़ जाते हैं। तोड़ना है तिमिर द्वार, देखना है सत्य का प्रकाश, है ना, प्रकाश द्वार को तोड़ना है, इस अंधकार को प्रकाश द्वार को खोलना है, इस अंधकार को तोड़ना है, चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास करना है। तुलसीदास इसी चेतना को लेकर उन्होंने तुलसीदास की रचना की, और सृजन के माध्यम से, लेखन के माध्यम से किस तरह से इस कमी को पूरा करना है। अब निराला जब स्वाधीनता की बात करते हैं तो निराला केवल राजनीतिक स्वाधीनता की बात नहीं करते हैं। निराला साफ साफ कहते हैं, उनका एक बहुत प्रसिद्ध लेख है जिसका नाम है अंदर और बाहर। अंदर बाहर लेख में वो बताते हैं कि स्वाधीनता दो तरह की होती है, आंतरिक स्वाधीनता और बाहरी स्वाधीनता। आंतरिक स्वाधीनता ये जो हमारे अंदर जो रूढ़ियां है, कुसंस्कार है, अंधविश्वास है, इससे हमें मुक्त होना होगा। आंतरिक स्वाधीनता हमारी अपनी ही अनेक बेड़ियां हम अंदर विकसित कर चुके, हमारे आत्मा का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, आत्म चेतना का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, आत्म मुक्ति की जो आवश्यकता है या आत्म शक्ति की जो जागरण की आवश्यकता है, यह है आंतरिक स्वाधीनता। पहले तो हमको आंतरिक स्वाधीनता चाहिए, अंदर से बाहर की ओर हमें मुड़ना है। और जब हम खुद स्वाधीन चेतना के होंगे, हमारी चेतना जब मुक्त होगी, तभी हम बाहर काम कर सकते हैं। बाहरी स्वाधीनता को हम स्वाधीनता को हम संभव कर सकते हैं। तो वो बहुत साफ इन सारी बातों को वो कर देते हैं, लिख देते हैं और बताते हैं हमें। और इसके लिए वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि वो शक्ति तत्व की व्याख्या करते हैं। निराला को हम कहा जाता है शक्ति का कवि, या उनका काव्य जो है वो शक्ति का काव्य है। लेकिन निराला के साहित्य में जो शक्ति तत्व है उसका आधार भारतीय अध्यात्म है।
निराला बहुत ज्यादा, बहुत गहरे रूप से विवेकानंद के दर्शन से जुड़े हुए थे। वो खुद साफ साफ कहते हैं, जब मैं ये बोलता हूं तो ये मत समझना कि निराला बोल रहा है, मेरे भीतर का विवेकानंद बोल रहा है। उन्होंने ये लिखा है। तो निराला की जो चेतना थी वो विवेकानंद की वेदांत, व्यवहारिक वेदांतवादी चेतना से बहुत गहरे रूप से जुड़ी हुई थी, और वहीं से उन्होंने शक्ति तत्व को ग्रहण किया था। विवेकानंद बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भूखे पेट धर्म नहीं होता, भूखा आदमी धर्म नहीं कर सकता। विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन बनाया था, उसका एक उद्देश्य था, अध्यात्म के साथ साथ सामाजिक काम भी करना पड़ेगा, समाज में जाना होगा, शिक्षित करना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, समाज के विकास में योगदान देना होगा। यानी अब केवल आंतरिक स्वाधीनता, बाहरी राजनीतिक स्वाधीनता कहकर बात नहीं करना है, कर्म योग है, कर्म करना होगा। निराला ने कई जगह विवेकानंद की एक बात को कोट किया है कि भारत का पतन उस दिन से आरंभ नहीं हुआ जिस दिन इस देश में मुसलमान आए। भारत का पतन उस दिन से आरंभ हुआ जिस दिन भारत ने मलेच्छ शब्द का आविष्कार किया। विवेकानंद की इस पंक्ति को, उनके इसके कथन को निराला ने कई बार कोट किया है जब वो कोई निबंध लिख रहे हैं, कोई प्रबंध लिख रहे हैं। और इसीलिए वो सामाजिक, उनके लिए बाहरी स्वाधीनता का मतलब केवल राजनीतिक स्वाधीनता नहीं है, आत्मनिर्भरता है। वो आत्मनिर्भरता क्या है, उसके लिए निराला बहुत साफ साफ कुछ बातों को लिखते हैं। वो कहते हैं, भारत में तो केवल शूद्र है, भारत में न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ण है, इन वर्णों के कुछ कर्तव्य थे, उन कर्तव्यों से ब्राह्मण अब ज्ञान की चर्चा नहीं करते हैं, वो तो पाखंडी हो गए हैं, पैसा कमाने में वो लगे हुए हैं, वो ज्ञान चर्चा नहीं करते हैं। क्षत्रियों में तो बाहुबल नहीं है, वो तो हार गए अंग्रेजों से। वैश्य जो है वो अब वाणिज्य कहाँ करते हैं, देश तो गरीब हो गया है। तो ये सब, भारत पूरा देश है तो शूद्र है। तब ये ब्राह्मण की शक्ति, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या बिल्कुल खत्म हो गए? निराला कहते नहीं, ये यूरोप में है। आप देखिए यूरोप का हाल देखिए, सबसे ज्यादा विज्ञान की चर्चा, ज्ञान की चर्चा वहीं पर हो रही है। बाहुबल देखिए, उनका युद्ध में सैन्य शक्ति उनके पास है, पूरे विश्व को इन्होंने विजय कर लिया, उस पर ये शासन कर रहे हैं। वाणिज्य की शक्ति भी इन्हीं के पास है, व्यापार के माध्यम से ये किस समृद्धि की ऊंचाई पर ये पहुंच गए हैं। उनका एक कुछ कोटेशन है, जरा मैं आपको पढ़कर जरा सुनाती हूँ, एक मिनट। देखिए, वो इसको कह रहे हैं जातीय समीकरण कह रहे हैं। यहाँ पर वो साफ कह रहे हैं, जितने भी भारत में अब कोई भी नहीं रहा, अंग्रेजों ने आकर व्यावहारिक रूप से हमारी जातीय समीकरण कर दिया। ब्राह्मण चंडाल में कोई भेद नहीं रहा, अदालत में राजप्रतिनिधि के सामने आसन ब्राह्मण को निर्दिष्ट, वो शूद्रों के लिए भी है। जेल में खातिरदारी ब्राह्मणों की जाती है, उतनी मल्लेच्छों की। लघु पाक का जो भोजन ब्राह्मणों की सेवा में अर्पित होता है, वही अंत्यजों को मिलता है। यानी ये अंग्रेजों की देन है कि उन्होंने हमारे भीतर के जातीय भेदभाव को दूर कर दिया है, जातीय समीकरण कर दिए हैं। यह भारतीयों की विशेषता नहीं है कि वो जातीय समीकरण कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि अब ब्राह्मण, क्षत्रिय और द्विज जातियों का देश भारत नहीं रहा, ब्राह्मण क्षत्रिय द्विज जातियों का देश तो अब यूरोप बन गया है। और इसलिए
एक मिनट, ये चला गया, बन गया है। और इस लेख का नाम है, जो ये जिस लेख से मैं आपको सुना रही हूँ, जातीय ये है वर्णाश्रम धर्म की वर्तमान स्थिति। ब्राह्मण शक्ति तो पराभूत हो ही चुकी थी, किंतु क्षत्रिय और वैश्य शक्ति भी पूर्णतः विजित हो गई है। शिक्षा जो थी वो अंग्रेजों के हाथ में गई, अस्त्र विद्या अंग्रेजों के अधिकार में रही, व्यवस्था कौशल भी अंग्रेजों के हाथ में है। भारतीयों के भाग्य में पड़ा शुद्धत्व। यहाँ की ब्राह्मण वृत्ति में शुद्धत्व, क्षत्रिय कर्म में शुद्धत्व, व्यवसायी जो विदेशों को माल बेचने वाले हैं कुछ और बढ़कर शुद्धत्व अख्तियार कर रहे हैं। यानी ये जो चार शक्तियां जिसकी चर्चा निराला करते हैं अपने इस लेख में, वो है धन शक्ति, ज्ञान शक्ति, वाणिज्य शक्ति और सैन्य शक्ति। वो कहते हैं ये चारों शक्तियां भारत में नहीं है। तो भारत में अगर हमको स्वाधीनता लानी है, राजनीतिक स्वाधीनता से काम नहीं चलेगा। भारतीय समाज में, भारत में इन चारों शक्तियों का समन्वय चाहिए। इसी पृष्ठभूमि पर अगर आप राम की शक्ति पूजा, उनकी जो लंबी कविता है उसे आप देखें तो वहां दुर्गा अकेले राम के सामने प्रकट नहीं होती है। दुर्गा के एक और लक्ष्मी है, दूसरी और सरस्वती है, कार्तिक के है, गणेश है। आप कह सकते हैं ये बंगाल का उनके ऊपर प्रभाव था। बंगाल में चूंकि अकेली दुर्गा की पूजा नहीं होती है, परिवार के साथ पूजा होती है, तो इसको हम लोग बहुत आसानी से सरलीकरण कर देते हैं कि ये बांग्ला संस्कृति से उन्होंने ग्रहण किया था। लेकिन अगर आप राम की शक्ति पूजा के साथ निराला के उन लेखों को पढ़ें जहां पर वो इन चारों शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं, और चारों शक्ति, धन शक्ति, ज्ञान शक्ति, वाणिज्य शक्ति, सैन्य शक्ति के समन्वय की बात कर रहे हैं, तब राम की शक्ति पूजा कविता ज्यादा समझ में आ जाती है। राम तब तक शक्तिशाली नहीं होते हैं जब तक स्वयं दुर्गा उनमें समा नहीं जाती। लेकिन दुर्गा अकेले नहीं है, दुर्गा के साथ शिव भी है। शिव माने धन शक्ति, ज्ञान शक्ति, वाणिज्य शक्ति और सैन्य शक्ति। इसका दुरुपयोग ना हो, सही रास्ते पर इसका व्यवहार हो, तभी कोई काम सार्थक हो सकता है। और राम के भीतर आत्मशक्ति है, आत्मशक्ति है तभी तो राम दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, शक्ति की वो पूजा कर रहे हैं, शक्तिवान हो रहे हैं दुर्गा की पूजा से। और उनके सामने जो भारत का जो मानचित्र है, जो भारत के जो है वो भी अभिनव है। राम की शक्ति पूजा में निराला राम भारत की जो तस्वीर दिख रहे आते हैं, दशों दिशाएं की चर्चा कर रहे हैं, हिमालय की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उस मैप के अंत में जो ये है, जहां भारत खत्म हो रहा है, जहां हिंद महासागर है, उसको वो सिंह के रूप में उसकी वर्णना कर रहे हैं। और निराला हमारे यहाँ, हमारे शास्त्रों में भक्ति, कई तरह की भक्ति है। वात्सल्य भक्ति है, दास्य भक्ति है, सख्य भक्ति है, माधुर्य भक्ति है। पर निराला किस भक्ति को अपना रहे हैं? सिंह भाव की भक्ति। राम की शक्ति पूजा में वो स्पष्ट कहते हैं कि सिंह ही मेरा आदर्श है, सिंह ही मेरा प्रतीक है। इसी रूप में सिंह जो स्वयं शक्ति का स्वरूप है, दुर्गा जो आध्यात्म शक्ति है, ब्रह्मांडीय शक्ति है, और स्वयं राम जिनके अंदर आत्म शक्ति है। तो एक समन्वय हो रहा है राम की शक्ति पूजा में। राम की जिस बात की वो चर्चा बार बार कर रहे हैं कि हमको अपनी सैन्य शक्ति को संगठित करनी है, वाणिज्य को हमको विकसित करना है, हमें अपने ज्ञान विज्ञान के विकास पर बल देना है, धन की उपेक्षा नहीं, धन में सबसे ज्यादा शक्ति है। इस धन शक्ति की प्रतीक लक्ष्मी है, ज्ञान शक्ति की प्रतीक सरस्वती है, वाणिज्य शक्ति के प्रतीक गणेश है, सैन्य शक्ति के प्रतीक कार्तिक है। इन सब को जोड़ने पर ही जो स्वाधीनता आंदोलन है
वो सार्थक होगा। इसी के साथ हर युवक की आत्मशक्ति भी जुड़ेगी। निराला बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं, और वो इसके लिए फिर वो शुद्ध उत्थान, शुद्ध जागरण का आह्वान करते हैं। बहुत सारे उनके लेख हैं जिनमें उन्होंने शुद्ध जागरण, शुद्ध उत्थान की बात की है, जातीय समीकरण की बात की है। कोई भी काम किसी भी वर्ण के लिए छोटा नहीं है। इसका सबसे अच्छा अगर कोई उदाहरण है तो वो बिल्लेसुर बकरिया है। अब बिल्लेसुर बकरिया में देखिए, बिल्लेसुर ब्राह्मण जाति का है, लेकिन धन एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब तक उसके पास धन नहीं था वो मारा मारा भटक रहा है, बंगाल में आया, उड़ीसा में गया, कहाँ कहाँ वो भटका, अंत में वो अपने गांव में लौट गया और इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। बकरी का उसने व्यवसाय शुरू किया, बकरी पालना शुरू किया, जो एक ब्राह्मण के लिए जो नहीं है, ये कर्म ब्राह्मण के लिए नहीं है। लेकिन निराला तो जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं ना, जातीय समीकरण होना चाहिए, वर्णों में आपस में दूरी नहीं होनी चाहिए, सब एक दूसरे का काम करे, उस काम को करने में किसी तरह का लज्जा शर्म का अनुभव नहीं होना चाहिए। इसलिए बिल्लेसर बकरी पाल करके रोजगार करता है, और बकरी पाल करके वो इतना रोजगार करता है, इतना कमाता है कि वो गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन जाता है। और उपन्यास के अंत में आपने देखा है उसके सामने से जमींदार जा रहे हैं और बिल्लेसुर अपने आंगन, अपने दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है, लेकिन वो जमींदार को देखकर उठकर खड़ा नहीं होता है। बिल्लेसुर की शादी है, खुद जमींदार उतरता है और बिल्लेसुर के साथ बात करता है। अब एक उदाहरण आपके सामने प्रेमचंद का भी है। प्रेमचंद जब अपने आंगन में बैठे हुए थे, बरामदे में बैठे हुए थे, सामने से कलेक्टर जा रहे थे, तो चूंकि वो उठकर खड़े नहीं हुए तो उनकी नौकरी ही चली जाती है। दूसरी ओर बिल्लेसुर है जो अब जमींदार को देखकर उठता नहीं है, तो जमींदार खुद उतर कर उनके साथ बात करता है। क्यों? क्योंकि बिल्लेसुर के पास पैसा है। पूरा गांव सोच रहा है कि बिल्लेसुर के पास इतना धन कहाँ से आया। कोई कहता है कि बंगाल में जाकर कमा कर लाया, कोई कहता है इसको दबा हुआ कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया। लेकिन निराला दिखाते हैं बिल्लेसुर ने जो भी कमाया है अपने बुद्धि का उपयोग करके व्यवसाय के द्वारा कभी घी बेच करके, कभी नई नई युक्तियों से उसने इतना पैसा जोड़ा है। और जब उसका और वो किसी पर निर्भरशील नहीं है, तो बिल्लेसुर के पास धन शक्ति आ गई, और जब बिल्लेसुर के पास धन शक्ति आ गई तब जमींदार भी उसके सामने झुक गया। तो निराला इस तरह से उनकी छोटी छोटी कई कहानियां हैं, और उस कहानियों में हम इस तरह की बातों को देखते हैं कि वो जब आत्मनिर्भर भारत है तो आत्मनिर्भर समाज को तैयार होना होगा, आत्मनिर्भर व्यक्ति को तैयार होना होगा। केवल राजनीतिक आंदोलन से देश में आजादी नहीं आ जाएगी। राजनीतिक आंदोलन के जो नेतृत्व देने वाले हैं, अगर वो इस तरह से एक बड़े समुदाय, किसानों को, मजदूरों को, वंचित लोगों को अलग रखे इस आंदोलन से, वो मुसलमानों को, अन्य धर्म के लोगों को अलग रखे, तो निराला का साफ कथन है आजादी टुकड़ों में मिलेगी। जो बात इन्होंने की थी, प्रेमचंद ने भी की थी कि शासक बदल जाएगा, लेकिन व्यक्ति उसका स्वभाव नहीं बदल जाएगा। जॉन की जगह आकर गोविंद बैठेगा। तो बुनियादी परिवर्तन जरूरी है। तो आंतरिक स्वाधीनता और बाहरी स्वाधीनता दोनों को जोड़ना है। भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास दोनों को जोड़ना है, तब जाकर स्वाधीनता आंदोलन पूर्ण हो सकता है। तो इस तरह से मेरे कहने का यही मतलब है कि निराला केवल शक्ति के कवि नहीं है। यह शक्ति किस तरह से प्राप्त की जाएगी, केवल क्रांति और आंदोलन से प्राप्ति नहीं संभव होगी, उसकी बहुत गहराई में जाना होगा, बहुत गहराई से इस बातों को सोचना होगा, तब जाकर ये शक्ति तत्व जो है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब ठीक यही बात भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता भी यही बात करती है। भारतीय संस्कृति चूंकि आध्यात्मिक संस्कृति है और वो आत्मशक्ति की बात करती है।
आत्मशक्ति, आत्म जागृति, आत्म प्रसार। लेकिन भौतिक जगत में शक्ति की बात हमारी भारतीय संस्कृति का जो पहला, जो आगे माने पिछला जो इतिहास है वो बात नहीं करता है। पूरा जो धार्मिक इतिहास है वो जरूर ये कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था का वो विरोध कर रहा है। जातीय उसकी समीकरण को भी बहुत क्षीण स्वर में हमें मिलता है। धार्मिक पाखंड का वो विरोध कर रहा है, वर्ण व्यवस्था का वो विरोध कर रहा है। लेकिन समाज किस तरह से अग्रसर होगा, समाज किस तरह से आत्मनिर्भर होगा, शक्तिशाली होगा, ये बात बहुत कम आती है। निराला इस बात को सामने रखते हैं कि समाज को कैसे शक्तिशाली होना होगा, आत्मनिर्भर होना, तभी देश आत्मनिर्भर होगा, देश शक्तिशाली होगा। और इसी के लिए केवल अध्यात्म नहीं, भौतिकवाद से जुड़ना है। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात है 20वीं सदी के नवजागरण की। हम अगर पूरे हमारे अध्यात्म के इतिहास को देखें तो इतना अधिक आध्यात्मिक विकास पर बल दिया गया है कि भौतिक विकास छूट गया है, भौतिक विकास पर कम ध्यान दिया गया है। लेकिन 20वीं सदी का जो नवजागरण था, वह नवजागरण, टाइम भी देख लेती हूँ, बीसवीं सदी का जो नवजागरण था वो उस नवजागरण ने भौतिकवाद को भी महत्व दिया। अभी मैंने विवेकानंद का उदाहरण दिया है आपके सामने कि भूखे पेट रोटी नहीं होती है, दारिद्र्य से लड़ना है। दरिद्र भारत हमारा आदर्श नहीं हो सकता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि भारतीय नवजागरण इस पर यूरोपीय जो चिंतन का विकास हो रहा था, उससे उसने बहुत कुछ ग्रहण किया। 19वीं सदी के अंत तक मार्क्सवाद आ चुका है, डार्विनवाद भी आ चुका है। यूरोप के महत्वपूर्ण जो चिंतन है वो सब अस्तित्व में आ चुके हैं। उस चिंतन व्यवस्था से या उस दार्शनिक चेतना, यूरोपियन दार्शनिक चेतना से हमारे मनीषी अछूते नहीं थे। राममोहन राय में जो इतना बड़ा बदलाव आया था वो यूरोप के भ्रमण से ही आया था। रविन्द्रनाथ जब यूरोप में गए तभी उन्हें भी लगा कि भारत में परिवर्तन आवश्यक है। विवेकानंद ने जब पूरी दुनिया की सैर कर ली, अमेरिका तक वो घूम कर आए, उन्हें भी लगा कि भारत में परिवर्तन लाना है। तो भारत में किस चीज की कमी है? भारत का अध्यात्म बहुत एकांगी है। उस अध्यात्म को भौतिकवाद से जोड़ना है। यूरोपियन चिंतन को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा, हमको विज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा, भौतिक विकास पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर निराला ने जातीय समीकरण और विभिन्न शक्तियों के समन्वय एवं हिंदू मुसलमान के ऐक्य के माध्यम से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को मजबूत करने का प्रयास किया, तो प्रसाद ने भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया। जयशंकर प्रसाद ने, उन्होंने भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का समन्वय किया। प्रसाद के समग्र चिंतन का तो सार कामायनी है। कामायनी के बाद वैसा कोई ऐसा ग्रंथ ही नहीं आया, कोई महाकाव्य या कोई कविता नहीं आई जिसने इतने व्यापक परिदृश्य में पूरे विश्व की समस्याओं को एक छोटी सी पुस्तक में, कामायनी में बहुत ज्यादा तो पृष्ठ नहीं है, कोई विशाल सर्ग भी नहीं है, सर्ग भी है तो छोटे छोटे सर्ग हैं, बहुत सारे चरित्र भी नहीं है, गिने चुने 3-4 ही चरित्र हैं। लेकिन पूरी वैश्विक समस्या को एक जगह पर उन्होंने प्रस्तुत कर दिया और उसका निदान भी रखा। वो है भौतिकवाद और अध्यात्मवाद में उन्होंने समन्वय किया। किस तरह से उन्होंने समन्वय किया? विज्ञान को उन्होंने स्वीकार किया। मैंने आरंभ में कहा था, चूंकि छायावाद की आधार भूमि का निर्माण आर्य समाज और गांधीवाद ने किया है,
लेकिन छायावादी कवि आर्य समाज से भी आगे निकल गए, गांधीवाद से भी आगे निकल गए। गांधी जी ने कभी कल्पना नहीं की कि हिंदू मुसलमानों में विवाह हो। जब उनके पास इस तरह के अनुमति मांगी गई थी तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। लेकिन निराला ये कुल्ली भाट में इसको स्वीकृति भी देते हैं, इसको प्रोत्साहित भी करते हैं। विज्ञान को गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया था, आप सभी जानते हैं। उन्होंने कहा था कि विज्ञान जो है वो उसको इतना जिस तरह से महत्व दिया जा रहा है उसका उन्होंने विरोध किया था। लेकिन प्रसाद देखिए कितने आगे निकल चुके हैं। गांधी के युग में है प्रसाद, गांधी जी से बिल्कुल अप्रभावित है ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कामायनी में श्रद्धा तकली भी बुनती है, सूत भी बुनती है तकली पर। तो और जो नारी चेतना है उस पर भी गांधीवाद का प्रभाव है प्रसाद के साहित्य में। लेकिन प्रसाद विज्ञान को स्वीकार करते हैं और विज्ञान को किस मुकाम पर पहुंचा देते हैं कामायनी में। श्रद्धा अगर बुद्धि का हृदय का प्रतीक है तो श्रद्धा अगर हृदय की प्रतीक है तो ईड़ा बुद्धि की यानी विज्ञान। जब दोनों के रूप का वर्णन हो रहा है, श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा के रूप का वर्णन हो रहा है, एक कमनीय सुंदर, बहुत ही सुंदर कमनीय प्रेम से भरी हुई आत्मीय राग तत्व रागात्मक वर्णन हो रहा है। ज्ञान की देवी के रूप में श्रद्धा है जो हमारे अंतर के बंधनों को खोलती है, हमारी रूढ़िबद्धता को खत्म करती है, हमारी चेतना को उन्मुक्त करती है, जिसका स्पर्श ही सारे बंधनों को तोड़ देता है। ऐसी है श्रद्धा। और ईड़ा सर्ग में जब ईड़ा आ रही है और मनु मंत्र मुग्ध ईड़ा को देख रहे हैं, उसके केश को, उसकी दृष्टि को और उसके स्वरूप को, हाथ में विज्ञान है उसके, एक हाथ से वो अभय दान दे रही है, एक हाथ में उसके पास विज्ञान की शक्ति है तो दूसरे हाथ से वो अभय दान दे रही है। जैसे हमारी सभी देवियां एक हाथ में शस्त्र पकड़ती है तो दूसरे हाथ से अभय दे रही है। यानी विज्ञान ध्वंस के लिए नहीं है, विज्ञान तो अभय दान के लिए है, विज्ञान तो हमारे विकास के लिए है। प्रसाद की सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रसाद के साहित्य में जब किसी स्त्री का वर्णन होता है, किसी नारी का वर्णन होता है तो उसके नक्षिक सौंदर्य का वर्णन नहीं होता है, वो दिखने में कैसी है, किस तरह उसका वैसा वर्णन नहीं होता है, बल्कि उसके सौंदर्य के प्रभाव का वर्णन होता है। उसका सौंदर्य ऐसा होता है जो हृदय के तारों को, हृदय के बंधारों को झंकृत कर देता है, बंधनों को तोड़ देता है। तो एक अमिट छाप उस सौंदर्य की पड़ती है और वो सौंदर्य स्त्री का जो वो सौंदर्य है वो बाहरी सौंदर्य नहीं है, वो उसका आत्मिक सौंदर्य है। काली आंखों का अंधकार हो जाता था बार बार, ये वो लहर में करते हैं। वो नहीं बताते हैं कि आंखें कैसी थी, कजराली थी कि बड़ी बड़ी थी या हिरणी जैसी थी, वह नहीं बताते हैं। उनकी प्रिया दिखने में कैसी थी ये पकड़ में नहीं आता है, लेकिन उसके सौंदर्य का प्रभाव का हम अनुभव करते हैं। कामायनी में भी श्रद्धा और ईड़ा के व्यक्तित्व का प्रभाव का वर्णन है, सौंदर्य का के प्रभाव का वर्णन है। और जब ईड़ा का चित्रण हो रहा है वो जैसे मानो सारे तर्क जाल है, विज्ञान है, क्या बुद्धि का एक दिव्य रूप है। अब आप देखिए प्रसाद उस युग में विज्ञान को किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं, कितने सकारात्मक रूप से ग्रहण कर रहे हैं। गांधीवाद से वो कितने आगे निकल चुके हैं, क्योंकि आइंस्टाइन तब तक प्रसिद्ध हो गए थे और आणविक जो प्रयोग हो रहे थे उसकी भी कुछ रिपोर्ट आ रही थी। प्रसाद का अगर निराला हर राजनीतिक घटना पर केंद्रित होकर लिखते हैं तो प्रसाद भी कम नहीं है। प्रसाद हमारे उस पुरातन इतिहास को उठाकर लेकर आते हैं
और उनकी तरह इतना बड़ा रिसर्चर हमें मिलता नहीं है, हमारे साहित्य जगत में तो कम से कम नहीं मिलता है। मैं प्रसाद के बराबर कई साहित्यकारों को मैंने बांग्ला में भी ढूंढा है कि किसी बांग्ला साहित्यकार ने इस तरह से हमारे इतिहास पर रिसर्च किया है कि नहीं, बहुत कम मिलते हैं। प्रसाद सबको छोड़कर आगे निकल जाते हैं। स्व अध्ययन करने वाले प्रसाद इतिहास से वो सारी चीजों को ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं और हमारे स्वाधीनता आंदोलन को एक शक्ति प्रदान करते हैं, बिल्कुल खामोशी से। निराला जितने ज्यादा प्रखर है, निराला उतने ही मौन है, और मौन होकर अपने नाटकों के माध्यम से एक के बाद एक वो नया रिसर्च कर रहे हैं। अभी बात बहुत उठ रही है, आजकल बहुत ये बात आ रही है कि हमारे इतिहास का नए रूप से लेखन होना चाहिए। इतिहास की जो किताबें लिख कर गए हैं वो अंग्रेज लिख कर गए हैं, अथवा अंग्रेज इतिहासकारों से प्रभावित भारतीय इतिहासकार लिख कर गए हैं। उन्होंने ठीक तरह से हमारे भारतीय इतिहास को लिपिबद्ध नहीं किया, तो पुनर्लेखन की बात हो रही है। लेकिन उस युग में देखिए आप, जब वो ध्रुव स्वामी जी लिख रहे हैं तो उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। ध्रुव देवी के व्यक्तित्व को वो इतिहास साहित्य में ला रहे हैं, स्त्री शक्ति को ला रहे हैं, जिसकी कमी स्वाधीनता आंदोलन में थी। गांधी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया था, भारतीय महिलाओं को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा था, बहुत बड़ा काम किया था। अगर उस समय हम विदेश में स्वाधीनता आंदोलनों को देखें तो उतनी बड़ी भागीदारी महिलाओं की नहीं थी जितनी बड़ी भागीदारी भारत में महिलाओं की गांधी जी ने करवाई थी। लेकिन बहुत सारे मुद्दे थे, स्त्रियों को पूरी आजादी नहीं मिली थी। विवाह जो संस्था थी वो स्त्री की मर्यादा को कुचल रही थी, उसमें संशोधन की आवश्यकता थी। अब देखिए प्रसाद कितने शक्तिशाली थे, वो मौन रूप से कितनी बड़ी क्रांति कर रहे थे। ध्रुव स्वामिनी केवल दूसरा विवाह ही नहीं करती है, पति को तलाक भी देती है और सत्ता भी हासिल करती है, विजय प्राप्त करती है। ये बात अगर दूसरे रूप में उस समय के तदयुगीन भारतीय समाज में कही जाती तो बहुत मुश्किल होता। जो हाल विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का हुआ था स्त्री शिक्षा का आरंभ करने पर, वो घर से निकल नहीं पाते थे, उनके घर के ऊपर पत्थर गिरते थे। तो लेकिन प्रसाद जब ध्रुव स्वामिनी की रचना कर रहे हैं, एक इतना सशक्त भूमिका की रचना कर दे रहे हैं कि नाटक को पढ़ने के पहले अगर आप भूमिका को पढ़ लें तो स्वयं ही हम विरोध नहीं कर पाते हैं। ध्रुव देवी के बहुत सारे, चाहे वो शिलालेख हों अथवा वो सिक्के हों, जिस युग में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के युग में जो सिक्के थे उनकी चर्चा, विभिन्न शास्त्रों की चर्चा, शास्त्रों का उदाहरण उन्होंने दिया है। एक अच्छी भूमिका वो तैयार करके फिर वो ध्रुव स्वामी की रचना करते हैं और फिर हम उस चरित्र से प्रभावित होते हैं। तो शक्ति, स्त्री शक्ति जो है वो अगर राजनीति में उतरती है, स्वाधीनता आंदोलन के साथ युक्त होती है, तो स्त्री को भी तो मुक्त होना होगा, मुक्त चेता होना होगा। उसको क्या इस तरह से विभिन्न बंधनों में, रूढ़ बंधनों में बांधकर हम स्त्री का विकास नहीं कर सकते, स्त्री शक्ति का विकास नहीं कर सकते। प्रसाद की अधिकतर कहानियों में देखिए आप, स्त्री त्याग कर रही है। स्त्री के सामने दो प्रश्न है, देश और प्रेम। प्रेम का पुरस्कार कहानी में प्रेम की तिलांजलि देकर देश को सर्वोपरि माना गया है। बहुत सारी कहानियां, आप खुद ही उन सब कहानियों से परिचित हैं, इससे मैं उसको दोहराना नहीं चाहती हूँ। लेकिन एक स्त्री का जो स्त्री संबंधी जो दृष्टि है प्रसाद की, वो अभूतपूर्व दृष्टि है। वो स्त्री को एक शक्ति के रूप में देख रहे हैं और मान रहे हैं कि जब तक ये स्त्री शक्ति अन्य शक्तियों के साथ समन्वित नहीं होती है तब तक अधूरापन ही रह जाएगा। नाटकों के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन में अलका जैसे चरित्र की वो रचना कर रहे हैं।
राजश्री जैसे चरित्र की वो रचना कर रहे हैं, ध्रुव स्वामिनी जैसे चरित्र की वो रचना कर रहे हैं। दूसरी ओर ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का भी विकास कर रहे हैं। लेकिन प्रसाद ने तो साफ साफ लिखा है, मेरा उद्देश्य नहीं है उस पथ पर जाकर रुक जाना, बल्कि उसके भी आगे निकल जाना जिसके आगे इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना। वो उससे भी आगे निकल जाना चाहते हैं जिसके आगे राह नहीं, अंतिम सीमा तक प्रसाद जाना चाहते हैं। इसलिए उनकी जो सर्वश्रेष्ठ रचना, अंतिम उनके सारे चिंतन, 16 साल की उम्र से वो चिंतन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, स्वाध्याय से वो बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं, और उन सब का निचोड़ कामायनी में आ जाता है जब वो अध्यात्म और भौतिकवाद को जोड़ करके एक वैश्विक परिकल्पना को सामने लाते हैं। भारतीय संस्कृति, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम का बात करती है, भारतीय संस्कृति जो तीनों लोकों में समन्वय की बात करती है, ब्रह्मांडीय चेतना की बात करती है, विश्व की बात करती है, तो भारतीय संस्कृति का ये जो वैश्विक रूप है, इसकी सार्थकता कैसी होगी आधुनिक काल में, उन सारे प्रश्न जो हैं वो उसको भौतिक स्तर पर उनके साथ मानो लग रहा है कि प्रसाद एक डिबेट के मूड में चले गए हैं, पुनर्पाठ पाठ करते जा रहे हैं कि हमारे पास अध्यात्म है, लेकिन ये जो आणविक शक्ति है इसका मुकाबला कैसे होगा, ये विज्ञान का जो दुरुपयोग हो रहा है इसका उत्स कहाँ है, इसका उत्स उस मानव मन में है, उस मानव मन को मुक्त करना होगा। पूरी जो लड़ाई है कामायनी में, जो संघर्ष है वो मानव मन का है। आप पहला ही जो सर्ग है, चिंता सर्ग, उसमें आप देखिए देव संस्कृति का वर्णन हो रहा है। हम बहुत आसानी से कह सकते हैं, प्रसाद ने कामायनी की भूमिका को बहुत टैक्टफुली लिखा है, वो भूमिका 10 बार पढ़ने पर भी लगता है कि हम पूरी तरह से पकड़ नहीं पाए, क्योंकि कामायनी की भूमिका को प्रसाद ने सूत्रों में लिखा है, उन सूत्रों को डिकोड करने की जरूरत है, और वो डिकोड आप कैसे करेंगे, कामायनी को रख कर करेंगे। जब वो देव संस्कृति की बात प्रसाद कर रहे हैं तो वो देव नहीं है कि जो देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ था, वो देव संस्कृति यूरोपियन संस्कृति है, भोग भोग भोग, वासना की नदी में सब कुछ प्रवाह, इतना भोग, सब कुछ करतल है, अंतरिक्ष करतल है, नभ करतल है, पृथ्वी करतल है, जल करतल है, सब कुछ उनकी देवताओं की मुट्ठी में है, और वो रौंदते हुए चलने जा रहे हैं, कुचलते हुए चले जा रहे हैं। अहंकार, इतना अहंकार उनके भीतर है, इतना ज्यादा भोग है, इतना ज्यादा वासना है, और वही उनके पतन का कारण भी है। ये केवल देव संस्कृति नहीं है कामायनी की, प्रसाद की अगर आप बहुत गहराई से अध्ययन करें, उनके नाटकों को, काव्य को, उनके लेख को, साहित्यिक विषय लेखों को, साहित्य क्या है, कला क्या है, इन सबको सामने रखकर अगर आप कामायनी पर विचार करें तो ये देव, मुझे लगता है, खैर ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं इस अपने ही विचार को व्यक्त कर रही हूँ, कि वो जो देव संस्कृति है वो साम्राज्यवादी संस्कृति है, जो सब कुछ को अपने करतल लेना चाह रही है, पूरे विश्व पर जिनके जो रौंद रहे हैं, पूरे विश्व को, सबको अपना उपनिवेश बना रहे हैं, जो विज्ञान के माध्यम से जिन्होंने अंतरिक्ष पर कब्जा कर लिया, नभ पर कर लिया, जल पर कर लिया, पाताल को भी ये खंगाल रहे हैं, और इसी शक्ति ने इनको इतना ज्यादा अहंकारी बना दिया है कि प्रलय आ गया उन्हीं के कारण। प्रलय किसके कारण आया, अपने ही गलतियों के कारण ये प्रलय आया, और फिर मनु एक नया विकास कर रहे हैं, और न मनु किस में जा गए, मनु यज्ञ में गए,
यज्ञ पूजन, वही पुरानी आध्यात्मिक परंपरा को ले रहे हैं। श्रद्धा आती है, श्रद्धा कहती है प्रकृति को देखो, इसकी शक्ति को देखो, समन्वय इसका करो, मानवता विजयी हो जाए। शक्ति के विद्युत कण है जो बिखरे हुए हैं, विकल है, निरुपाय है। ये शक्ति के विद्युत कण प्रकृति में समन्वय इसका करे, मानवता विजयी हो जाए। क्या आपको प्रसाद के ये मात्र ये एक सूत्र है, इस सूत्र में वो एटॉमिक थ्योरी नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये शक्ति के विद्युत कण वही वो एटम वाली ही बातें हो रही है, और उसका समन्वय करना वो एटॉमिक थ्योरी है, जिसका संकेत यहाँ पर है कि मानवता विजयी। अभी तो वो एटॉमिक एनर्जी ही पूरे देश को एटॉमिक एनर्जी की तो आवश्यकता हो रही है, केवल एटॉमिक बम नहीं। एटॉमिक एनर्जी से बिजली आ रही है, बांध तैयार हो रहे हैं, नए नए निर्माण में उसका उपयोग हो रहा है। और फिर और देखिए आप, श्रद्धा उस यजन यज्ञ तप से मनु को ले जा रही है भौतिक विकास की ओर। कह रही है भौतिक विकास भी जरूरी है, केवल अध्यात्म नहीं है। प्रकृति को स्वीकार करो। यही हमारी 19वीं और 20वीं नवजागरण की विशेषता है कि नवजागरण ने भारतीय संस्कृति के अध्यात्म को भौतिकवाद से जोड़ा था। भौतिक विकास के बिना अब कोई अपनी मुक्ति नहीं चाह रहा है। विवेकानंद अपनी मुक्ति नहीं चाह रहे हैं, श्री अरविंद अपनी मुक्ति नहीं चाह रहे हैं। विवेकानंद कहते हैं मैं बार बार लौट कर आऊंगा, श्री अरविंद कहते हैं मैं बार बार लौट कर आऊंगा। निराला कहते हैं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, जब तक समाज की मुक्ति नहीं होती है मैं व्यक्तिगत मुक्ति को लेकर क्या करूंगा। महादेवी वर्मा कहती है रहने दो वो लोग, अमर लोग को। महादेवी वर्मा अस्वीकार करती है, मेरे मर मिटने का अधिकार, इसको मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। नभ का कोई कोना मेरा नहीं है, मैं उमड़ी थी आज बरस चली। पूरा विश्व महादेवी वर्मा के हृदय में वास करता है। अगर मैंने, महादेवी वर्मा कहती है, अगर मैंने आज धरती के आंसुओं को नहीं पोंछा तो फिर मैं क्या मेरे जीवन की क्या वो है, सार्थकता है। बौद्ध दर्शन ने उनको मानवता की सेवा के लिए प्रोत्साहित किया। एक नई दृष्टि लेकर महादेवी वर्मा आती है। महादेवी वर्मा भी हमारी हिंदी साहित्य की एक अमोल धरोहर है। आपको दूसरी महादेवी वर्मा अन्य भारतीय भाषाओं में नहीं मिलेगी। पंत भी यही करते हैं। पंत पहले गांधीवाद से आकर्षित होते हैं, मार्क्सवाद से फिर आकर्षित होते हैं, फिर देखते हैं मार्क्सवाद में अतिरिक्त भौतिकता है, केवल भौतिकता पर्याप्त नहीं है। गांधीवाद में अतिरिक्त आध्यात्मिकता है, भौतिकवाद की उपेक्षा है। दोनों का समन्वय कहाँ मिलेगा? उनको अरविंद दर्शन में मिलता है। हम कह सकते हैं कि पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो प्रभावित नहीं थे, यही वो ढूंढ रहे थे। सबसे ज्यादा अगर दार्शनिक चिंतन किसी ने किया है छायावादी कवियों में तो वो पंत ने किया है। प्रसाद ने जितना अधिक इतिहास को फोकस किया है, उतना ही अधिक पंत ने भारतीय दर्शन और विश्व के अन्य दर्शन को, पंत मार्क्सवाद को बहुत अच्छी से पढ़ चुके हैं, पाश्चात्य जितने भी दर्शन है उन सब को पढ़ चुके हैं। हम पंत पर बहुत कम चर्चा करते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। पंत पर बहुत कम रिसर्च होता है। मेरे 35 साल के कैरियर में मैंने तो देखा ही नहीं पंत पर किसी ने रिसर्च किया है। लेकिन पंत को बहुत गहराई से पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। 12 साल की उम्र से पंत किस दिशा में चिंतन, सबसे ज्यादा दार्शनिक, सबसे बड़े चिंतक छायावादी कवियों में पंत है। और अध्यात्म और भौतिकवाद में समन्वय ये पंत बहुत पहले से कर रहे थे। श्री अरविंद से मिलने के बाद वो उनके सामने और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। और उसके बाद जिस साहित्य की उन्होंने रचना की, जिसकी सबसे ज्यादा उपेक्षा की जाती है, जिस स्वर्ण धूलि स्वर्ण किरण
या लोकायतन, ये जो उत्तरवर्ती जो काव्य है वो जो है मुझे लगता है वो आने वाला विश्व है। जब भारतीय संस्कृति की यह वैश्विकता स्वयं सिद्ध हो जाएगी, भारतीय अध्यात्म की श्रेष्ठता जब सिद्ध हो जाएगी, तब वो आने वाला जो विश्व है उसके रूपरेखा पंत के उत्तरवर्ती काव्य में हमें मिलता है। मैं जिस चीज के प्रसाद पर बात कर रही थी, तो प्रसाद आप देखिए, मैंने अभी विज्ञान की बात की, विज्ञान को स्वीकार करना है और उसके साथ श्रद्धा, अध्यात्म और भौतिकवाद के विकास, भौतिकवाद नहीं, भौतिक विकास को के समन्वय के रास्ते पर मनु को ले जा रही है। और एक अद्भुत कंसेप्ट जो है वेदांत का, उसका प्रसाद ने कामायनी में बहुत ही सार्थक प्रयोग किया है। वो है वेदांत में या उपनिषदों में जो विभिन्न कोशों की बात हुई है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इसी तरह उपनिषदों में 4 युगों की भी बात हुई है, अन्नमय युग, प्राणमय युग, मनोमय युग, विज्ञानमय युग, आनंदमय युग। हम इस समय आनंदमय विज्ञानमय युग में है उपनिषदों के अनुसार। कामायनी का अंतिम सर्ग आनंद रखा गया है। ईड़ा है, ईड़ा के बाद के भी आप सर्गों को देखिए, कई सारे सर्ग है, संघर्ष है, क्या कहते हैं, रहस्य है, अंत में जाकर आनंद सर्ग है। शुरुआत हो रही है चिंता सर्ग से, खत्म हो रहा है आनंद से। इसमें सारी बातें आ रही है, काम सर्ग भी है, काम वासना की भी बात हो रही है, लज्जा की भी बात हो रही है, दाम्पत्य जीवन की भी बातें हो रही है, और किस तरह से मन का आत्मिक विकास होता जा रहा है, और वो विकास कई तरह के उसमें संघर्षों से, अंतर्द्वंदों से गुजरते हुए, विज्ञान की जो बाद में हम देखते हैं ईड़ा सर्ग में कि एक बहुत लंबा सा वार्तालाप है श्रद्धा और ईड़ा में। ईड़ा श्रद्धा से पूछ रही है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया कि ऐसा हो गया, और श्रद्धा उसे समझा रही है कि बुद्धि को भी हृदय से जुड़ने की आवश्यकता है, केवल बौद्धिक विकास पर्याप्त नहीं है, आत्मिक विकास भी पर्याप्त है। यह एक विश्व को एक संदेश है, केवल बौद्धिक विकास हमें ध्वंस की ओर लेकर जाएगा, उसके साथ आत्मिक विकास भी अनिवार्य है। अध्यात्म और विज्ञान को जोड़ना है, अध्यात्म और भौतिकवाद को जोड़ना है। विज्ञान के बाद ही उपनिषद आनंदमय युग की बात करता है, यानी विज्ञान यानी विविध ज्ञान। जब हम विविध ज्ञान की चरमावस्था में पहुंच जाएंगे, जब शिखर पर सारे वैज्ञानिक रहस्यों को सुलझा लेंगे, तब कौन सी चीज उपलब्ध होगी? एक ही तत्व बहु रूप में है, सब कुछ एक ही तत्व से निर्मित है, एक ही तत्व से विकसित है, और अंततः एक ही तत्व में समाहित हो जाता है। यानी और तभी उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि यह विश्व एक नीड़म। साधना में, चेतना में, जब तपस्या करते करते ऋषि अपने ही अंतर हृदय के, अपने हृदय रूपी गुहा के अंदर प्रवेश करते हैं, गहन अंधकार से यात्रा करते करते ज्योति का दर्शन करते हैं, और तब वैदांतिक ऋषि कहते हैं विश्व एक नीड़म। पूरा विश्व जो है वो एक नीड़ है। आप आनंद सर्ग में आइए, क्या वर्णन, अद्भुत सुंदर वर्णन है आनंद सर्ग का। पूरा विश्व आनंदित है, लताएं आनंदित है, पेड़ आनंदित है, पक्षियां आनंदित है, कुसुम आनंदित है, और केवल मनु आनंद अवस्था में नहीं है, केवल श्रद्धा आनंद अवस्था में भी नहीं है, ईड़ा भी है। पूरा सारस्वत प्रदेश आनंदित है। यानी पहले जब आनंद की चर्चा होती थी वो एक व्यक्ति के आनंद की चर्चा होती थी, कामायनी में पूरे समाज के आनंद की, पूरी मानवता के आनंद की
चर्चा हो रही है। हालांकि कामायनी में कुछ कमजोरियां भी है, बहुत जगह प्रसाद स्पष्ट नहीं कर पाए, खास तौर से रहस्य सर्ग और दर्शन सर्ग में, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके लिए शब्द कमजोर पड़ जाते हैं, शब्द व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो वहां प्रसाद चूक गए हैं। लेकिन आनंद जो सर्ग है वो तो वही आनंद है, ये आध्यात्मिक आनंद पूरे विश्व को प्राप्त हो रहा है, पूरे समाज को। यही तो 19वीं सदी की जो भारतीय सांस्कृतिक जागरण का महत्वपूर्ण पक्ष है कि मोक्ष एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे मानव समाज, मानव समुदाय, विश्व के लिए। आनंद जो है वो एक आध्यात्मिक आनंद सबको प्राप्त करना है। यही वैश्विक चेतना है जो भारतीय संस्कृति विश्व को दे सकती है, और इसी को अपना मूल धैर्य बना करके कामायनी की रचना हुई है। तो वो अंध राष्ट्रवाद नहीं है, प्रसाद का राष्ट्रवाद अंध राष्ट्रवाद नहीं है, उस युग की राष्ट्रीयता का वो अतिक्रमण कर जाते हैं। निराला भी, प्रसाद भी। अभी पता नहीं कितना समय बाकी है। समय 15 मिनट अधिक हो गया, मगर देखिए दीदी, कोई मतलब सुनते सुनते लग रहा है कि सुनते ही रहे। हाँ, मुझे भी लग रहा है मुझे अभी चुप करना चाहिए। नहीं दीदी, आप अपनी बात और समेट लीजिए, अचानक से एकदम से बीच में नहीं, और थोड़ा सा समय लेके अपनी बात को समेट दीजिए दीदी। हाँ, मैं उसको समेट लेना चाहती हूँ। अब आप देखिए, गांधी जी ने जिस सत्याग्रह की बात की थी, सत्य पर वही टिक सकता है, सत्य का आग्रह वही कर सकता है जिसके पास आत्मबल हो, जिसके पास आत्मचेतना हो। आत्मचेतना होगी, आत्मशक्ति का विकास करना पड़ेगा, तभी आत्मबल मिलेगा, तभी आत्म प्रसार होगा, और तभी आप सत्य के रास्ते पर टिके रह सकते हैं। गांधी जी के इस सिद्धांत को प्रसाद कितना आगे लेकर गए, पंत और भी। पंत पर चूंकि अभी बात करने के लिए मेरे पास इतना समय तो है नहीं, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में पंत पर बात करूंगी। इन चारों कवियों में प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी, इन चारों कवियों में बहुत ज्यादा मुखर होकर बात अगर किसी ने नहीं की तो वो महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा ने केवल एक ही रास्ता पकड़ा। अब आपका काम है आप उनको समझे या ना समझे, है ना। तो उन्होंने केवल एक ही वह वो दीपक के माध्यम से ही बात कर रही है, जो बात उनकी कर रही है आत्मदीपो भव, उसी के माध्यम से कर रहा हूँ। सारे बुझे हुए दीप जला लो। बताइए कि ये पंक्ति कितनी मार्मिक है। सारे बुझे हुए दीप जला लो, यानी जो बात मेरे भीतर जो आत्म ज्योति है उसे मैं केवल अपने तक सीमित नहीं रखूंगी। ये जितने भी बुझे हुए दीपक है, सबके भीतर अगर दीप जला लूं तो सारे दीपक अगर जल जाए, एक साथ प्रज्वलित हो जाए, तो अंधेरा तो दूर हो जाएगा, उजाला ही उजाला होगा। यानी समाज उपेक्षित नहीं है। उनके गद्य साहित्य में जिस तरह से भारतीय समाज है, उनकी कविताओं में भी है, परोक्ष रूप से है, जहां वो अपने निर्वाण, अपने मोक्ष को अस्वीकार कर देती है और जगत के दुख दर्द को अपने में नीर भरी दुख की बदली हूं। मेरा कोई अपना कोना नहीं है, मैं हर जगह वर्षण करती हुए जाती हूँ, सींचती हुई जाती हूँ। वर्षा तो प्रतीक है धरती को सींचने का और नई फसल के उगने का। महादेवी वर्मा एक कुछ उनकी अपनी भी मर्यादाएं थी जिसके भीतर सीमित रहकर उनको रचना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो साहित्यिक चेतना है वो लेकिन सीमित नहीं है, बहुत व्यापक है, बहुत विशाल है।
उनका भी साहित्य मानो लगता है, उनकी भी जो रचनाएं है, कविता है, मानो सूत्र शैली में है, बहुत कुछ कह जाती है। उनकी रचनाओं का भी पुनर्पाठ की आवश्यकता है। तो मुख्य रूप से मेरे कहने का यही मतलब है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो सांस्कृतिक जागरण हुआ था, उस सांस्कृतिक जागरण को ऊंचाई पर पहुंचाता है छायावादी काव्य। इसलिए आज भी छायावादी काव्य की महत्ता को हम स्वीकार करते हैं, हमारे आलोचकों ने भी उसे स्वीकार किया है। कुछ कमियां अवश्य उसमें रह गई है, कुछ दुर्लभता भी रह गई है, लेकिन इसका यह नहीं है, उन्होंने अपने ढंग से स्वतंत्र होकर हमारे स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन किया